आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स वास्तविक संख्या रियल नंबर जिसको कहा जाता है के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें पहला का रोमन नंबर पहला है 140 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए पहले अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या जो है उससे ट्रैक करते हैं। तो पहला अभाज्य संख्या आप जानते हैं, पहली अभाज्य संख्या 2 है, दूसरी 3 है, तीसरी 5 है, उसके बाद 7 है, इसी तरह से 11 है। तो सबसे पहले हम पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ट्रैक करते हैं अभाज्य गुणनखंडन के लिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो 2। तो 2 7 14, उसके बाद यहाँ 0, 2 35 है 70, 35 दूना 70, फिर 2 के बाद अभाज्य संख्या 3, 3 से तो लगेगा नहीं, तो उसके बाद 5 से 5 7 35। तो यहाँ लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड तो बराबर हो जाएगा 2 बार आया है तो 2 को लिखेंगे 2 बार, उसके बाद 5 एक बार और 7 एक बार। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 बार आया है तो 2 के घात 2, 5 अकेला है तो 1 है, नहीं भी लिखेंगे 7। यही हुआ 140 का अभाज्य गुणनखंडन का गुणनफल का रूप लिखा हुआ। गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें तो 2 दूना 4 5 20 7 140। यही मेरा पहला आंसर हुआ। बहुत इजी सवाल है, ये सारे इसी आधार पर बनेगा। अगला प्रश्न है 156। ये भी इसी तरह से बनेगा। इसको हम लोग खंडन कर लेंगे 156 का। तो इकाई के स्थान पर सम संख्या है तो 2 से लगेगा। 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 तिया 6, 2 9 18, फिर बच गया 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो लिखेंगे यहाँ 156 का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड बराबर, तो क्या लिखेंगे? 2 को 2 बार लिखेंगे, यहाँ 3 को लिखेंगे 1 बार और 13 को लिखेंगे 1 बार। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 आया है 2 बार तो 2 बार लिखेंगे, 3 आया है 1 बार, 13 आया है 1 बार। एक बात और ध्यान देना है, यदि यहाँ कुछ नहीं तो 1 भी रहता है, 1 को लिखा नहीं जाता है। हम लिख भी सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर, नहीं पड़ेगा तो नहीं लिखेंगे, लिख भी सकते हैं। 2 पावर 2, फिर 3, फिर 13। तो यही इसका आंसर हुआ। ये सारे सवाल बहुत ही इजी है, इसी प्रकार से हम लोग इसको हल कर लेंगे। अगला 2 नंबर का जो प्रश्न है वह है 2 पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। इसमें पहला सवाल है 26 और 91, 26 और 91 ये 2 संख्या है। इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि 2 संख्या है, 2 संख्या 26 और 91 है। तो इन संख्याओं के गुणनफल, 2 संख्या जो है 26 91, 26 और 91 जो संख्या उनका गुणनफल 26 91 के मौसौ और 26 91 के लौसौ के गुणनफल के बराबर है। मतलब 26 91 का जो मौसौ निकालेंगे और उसका लौसौ निकालेंगे, दोनों को जो गुणा करेंगे वह 26 और 91 के गुणनफल के बराबर होगा। तो हम पहले दोनों संख्या गुणा करके देखते हैं। तो इसीलिए 26 नहीं, 2 संख्याओं, 2 संख्या है 26, 2 संख्याओं है क्या क्या
26 और 91 का गुणनफल। तो 26 91 का हम लोग गुणा करेंगे, 26 गुना 91। इसको जब हम गुणा करते हैं 26 और 91 को तो 2366 आता है, 2366। अब हम लोग इसका SCF निकालेंगे। SCF निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 13 26 और 91 का होता है 7 से लगेगा, 3 से तो लगेगा नहीं, 7 13 7 91। तो 26 का जो होगा तो दोनों उभयनिष्ठ क्या मिलता है, तो SCF जब निकालते हैं 26 और 91 का तो 26 और यानी 26 में आया नहीं कुछ तो एक भी रहता है, 2 13 और 91 जो है इसमें 1 तो है ही, 7 और 13 दोनों जो उभयनिष्ठ आया 13 वो होता है SCF निकल गया 13। अब इसी का LCM निकालते हैं, उसी को मोसो कहते हैं और इसको लोसो कहते हैं। LCM निकालेंगे 26 और 91 का। तो कैसे निकालेंगे, जो उभयनिष्ठ है उसको तो लिखेंगे ही, उसके अलावे जो उभयनिष्ठ नहीं भी है, 2 नहीं है तो फिर भी 2 को लिख लेंगे और 7 भी नहीं है 7 को भी लिख लेंगे, 1 तो है ही। इसको गुणा करेंगे तो गुणा करके 182 आता है, मतलब 26 91 का LCM 182 निकला और 26 91 का SCF जो है 13 निकला। तो अब हम लोग लिखेंगे इसीलिए SCF 26 91 माना 26 91 का SCF गुना LCM 26 91, चूँकि संख्या नहीं बदलना है तो SCF 26 91 का निकला है 13 और LCM निकला है 182। जब इसको हम लोग गुना करते हैं तो हमारा रिजल्ट उतने आता है 2366। कितना आता है, 2366 ही आता है। इसका मतलब यह हुआ दो संख्या 26 और 91 वो संख्या का भी गुणनफल निकल गया 2366 और उसका SCF और LCM को भी SCF LCM निकाल के जब गुना किए तो भी निकला 2366। इसीलिए यह प्रमाणित हो गया। इसीलिए यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं तो संख्या है क्या क्या, तो है 26 और 91 का गुणनफल बराबर LCM ऑफ 26 91 गुना SCF ऑफ 26 91। मतलब दो संख्या 26 91 गुणनफल वही 26 91 के LCM और SCF के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात हमने प्रमाणित अभी तुरंत किया है और ये बात सही भी है। इसी प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के SCF और LCM ज्ञात करें। मतलब मोसो और लोसो ज्ञात करें। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तीनों का। तो पहला जो पूर्णांक है मेरा 12 है, तो 12 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेंगे, 2 6 के 12, 2 तिया 6। फिर दूसरा पूर्णांक है मेरा 15 का भी करेंगे, 3 5 15। तीसरा पूर्णांक मेरा 21 है, 21 को भी 3 से लगेंगे, 3 7 21। तो यहाँ सब के बारे में लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड तो अभाज्य गुणनखंड में नहीं कुछ है तो 1 भी लिखा जाता है, आवश्यकता पड़ता है तो 12 के लिख रहे हैं तो 2 आया है 2 बार तो 2 को लिखेंगे 2 बार। 5 आया, 3 आया है 1 बार लिखेंगे। फिर 12 के बाद लिखेंगे 15 का डॉट डॉट दे देंगे, मतलब ऊपर में जो लिखा हुआ वही। तो 15 को लिखेंगे, 1 तो लिखेंगे ही,
1 गुना 3 गुना 5, फिर 15 के बाद है 21, 21 का लिखेंगे 1 3 7, 7 21। अब है हमको चाहिए HCF, किसका? तो HCF चाहिए किसका? 12 का, 15 का और 12 15 और इसका 21 का। इसका मतलब है HCF ऑफ 12 15 और 21, मतलब 12 15 और 21 का मौसो। HCF मतलब मौसो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मौसो वो होता है जो सभी में ओवेनिष्ठ हो, मिनिमम पावर में, सभी में उपस्थित हो मिनिमम घात में। तो 1 के अलावा कुछ भी ओवेनिष्ठ, यदि 1 सब में है तो पहले 1 को लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं 2 यहाँ है तो इसमें 2 है ही नहीं, तीनों में होना चाहिए। उसके बाद 3 है तो 3 तीनों में है, तो 3 तीनों में है तो 3 आएगा, 3 तीनों में 3 आएगा। और उसके बाद देखते हैं 3 के अलावा और कुछ नहीं है, 3 के अलावा तो 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 3 ही कॉमन है और कुछ भी नहीं आ रहा है। तो 1 गुना 3 बराबर 3, तो मौसो हो गया इसका 3। अब हम लोग LCM की बात करते हैं, यानी लॉसो। LCM ऑफ 12 15 एंड मतलब और 21। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे मैक्सिमम वाले को लेते हैं, उसमें मिनिमम वाले को लिए थे, मिनिमम पावर वाले को, इसमें मैक्सिमम माने सबसे बड़ा घात वाला को लेंगे। सबसे बड़ा घात केवल यहाँ 2 का है, 2 बार आया है और कोई भी 2 बार नहीं है, तो पहले 2 पावर 2 को लिख देंगे। उसके बाद 3 जो है 1 बार आया है तो 3 को लिख लेंगे, 1 लिखें या नहीं लिखें। उसके बाद 3 भी आ गया, 2 भी आ गया, बचा क्या 5 7, जो बच गया लॉसों में उसको भी ले लिया जाता है। तो इसको हम लोग गुना करके देखते हैं कितना आता है। गुना जब करते हैं तो 2 दूना 4 तिया 12, 2 दूना 4 तिया 12 पंजा 60, और 60 गुना 7 6 7 42, 4 तिया 12 पंजा 60, 60 7 42 यानी 420। तो HCF मेरा आ गया 3 और LCM आ गया 420। यही मेरा आंसर हो गया। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग LCM HCF निकालें। इसी प्रकार से आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह भी इसी पैटर्न पर पड़ेगा, अभ्यास करने के बाद बन जाएगा। चौथे प्रश्न पर जाने से पहले हम लोग एक बार फिर से जो पीछे पढ़े हैं उस बात को एक बार फिर से जिक्र कर लेते हैं। 2 संख्याओं, अभी तुरंत हमने जाना है यह बात, 2 संख्याओं, मान लेते हैं वो संख्या A और B है। 2 संख्याओं A तथा B का गुणनफल, 2 संख्याओं A तथा B का गुणनफल। 2 संख्या A और B, A कुछ भी मान सकते हैं, थोड़ा देर पहले 26 और 91 आया था, A 26 को मान सकते हैं, 91 को भी मान सकते हैं। तो 2 संख्या A और B का गुणनफल बराबर हमने अभी पढ़ा कि उसी संख्या में A और B का LCM गुना उसी संख्या का HCF, मतलब AB का LCM गुना AB का HCF, यह बराबर होता है A और B का। यानी इसको ऐसा भी लिख सकते हैं मैथमेटिकल टर्म में, A गुना B बराबर LCM ऑफ AB गुना HCF ऑफ AB। तो ये मेरा है क्या, ये है पहली संख्या, ये है दूसरी संख्या। इससे हम कई फार्मूला बना सकते हैं। ए को हम पहली संख्या भी मान सकते हैं, ये मेरा तो पहली संख्या तो है ही, पहली संख्या। और बी मेरा क्या है, यह है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। तो अब इसी में पूछेगा कि पहली संख्या का मान बताइए, तो एलसीएम गुना एचसीएफ तो है ही पहले से, तो दूसरी संख्या जो है बी वह इसमें आके भागा हो जाएगा।
या इसी फार्मूले में से पूछेगा एलसीएम बताइए, तो ए गुना बी मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब बटे एचसीएफ इधर आके भाग हो जाएगा इसमें। तो इस फार्मूला से हम कई तरीके से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। यदि हमसे पूछेगा कि एचसीएफ ऑफ ए बी निकालिए, एचसीएफ ऑफ ए बी पूछेगा तो क्या करेंगे, तो ए गुना बी जो संख्या दी गई है उसको गुना कर लेंगे और एचसीएफ निकालना, तो एलसीएम गुना है तो ए बी में आके भागा हो जाएगा, तो एलसीएम ऑफ ए बी से भागा हो जाएगा। अब इसी में कहेगा कि नहीं एलसीएम ऑफ ए बी निकालिए, मैंने कोई दो संख्या है भी उसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम वाला रह जाएगा, एचसीएफ आके भागा हो जाएगा, यानी ए क्रॉस बी तो है ही, इस बार एचसीएफ से भागा होगा, एचसीएफ से। और यदि कहेगा पहली संख्या बताइए तो एलसीएम गुना एचसीएफ तो है ही, ये दूसरी संख्या भागा हो जाएगा। यदि कहेगा दूसरी संख्या निकालिए तो लॉसो मोसो का गुणनफल तो है ही, पहली संख्या भागा हो जाएगा। इस प्रकार से हम जिस प्रकार से ज़रूरत हो, जो प्रश्न में पूछे उस प्रकार से हम लोग इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। आप इसको समझ जाने के बाद चौथा नंबर प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 को हम लोग अब हल करेंगे। प्रश्न देख सकते हैं, चौथा नंबर प्रश्न अभी जो बताया गया ए बी के आधार पर हम लोग देखेंगे कि एचसीएफ दिया गया है 9, तो एचसीएफ किसका दिया गया है, इसमें एक बात क्लियर नहीं है, एचसीएफ किसका दिया गया, तो किसका दिया, तो ब्रैकेट में जो लिखते थे ए बी, तो वही नहीं, ये ए है, ये बी है, मतलब ये हुआ पहली संख्या 306 और बी जो है 657 दूसरी संख्या है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, उसका मौसो दिया निकालना है लॉसो। तो हम लोग एलसीएम बराबर पढ़े थे ना, एलसीएम ए कॉमा बी बराबर दो संख्या गुणनफल में ए गुना बी या बटे एचसीएफ, बस वही लिखेंगे। तो सीधा हम सूत्र पर ही चल जा रहे हैं, तो लिखेंगे चूँकि एलसीएम ऑफ वो संख्या है कौन, ए और बी के जगह पर, ए की जगह पर है 306, बी की जगह पर है 657, एलसीएम ऑफ 306 कोमा 657 बराबर, तो दो संख्याओं का लॉसो बराबर संख्याओं का गुणनफल बटे मौसो। तो संख्या मेरा है क्या, संख्या है 306 गुना दूसरी संख्या क्या है 657 और मौसो यानी एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9। ठीक, सीधा चलते हैं, पहले हम लोग लिख लेंगे प्रश्न से दिया हुआ है जो सभी सब लिख लेना है, उसके बाद ये लगाना है। तो ये कटेगा 9 7 63 बच गया 2, 9 7 63 और 9 तिया 27। तो हम लोग इसको गुना करते हैं, 306 को 73 से गुना करते हैं, 306 को 73 से गुना करने पर 22,338 आता है, 22,338, यही हुआ आंसर। बहुत आसानी तरीक़ा से बन गया, परीक्षा में कई बार आया है। एलसीएम पूछा गया है इस प्रश्न में, आपको एचसीएफ भी पूछा जा सकता है, एचसीएफ यदि पूछा जा सकता तो एलसीएम का मान यहाँ दिया रहेगा। इसी प्रकार से हम इस तरह के प्रश्न को हल करेंगे। पांचवां प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका प्रूफ होगा, यदि किसी संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n 0 पर समाप्त होगी जब 2 और 5 से विभाज्य होगा, तो 2 और 5 से विभाज्य नहीं होगा, क्या कि इसका जब खंडन करेंगे 6 का तो 2 गुना 3 आता है, यह संभव नहीं है क्योंकि 6 पावर n 2 गुना 3 पावर n होगा, 2 पावर n है, तीनों पावर n है, तो 2 और 5 रहेगा तो 0 पर समाप्त होगा। 6 पावर n के गुणनखंड में केवल 2 और 3 ही आ रहा है। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित करती है कि 6 पावर n के गुणनखंडन में केवल 2 और 3 ही प्राप्त होगा, इसके अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होगा। अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिस पर 6 पावर n 0 पर समाप्त होगा। कहने का मतलब हुआ 0 आने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है, 2 के अलावा 5 आना चाहिए, 3 आएगा तो 0 नहीं आएगा। ये प्रश्न थोड़ा लैंग्वेज टाइप का है और लगभग परीक्षा में आता है, इसलिए इसका बार बार अभ्यास करें छात्र छात्राएं, और अभ्यास करने पर ये बन जाएगा।